केन्जियन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल लॉ पढ़ेंगे, सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे, एमपीसी पढ़ेंगे, एपीसी पढ़ेंगे, एमपीएस पढ़ेंगे, एपीएस पढ़ेंगे। सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन की तरफ आएंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये, इसको स्टैंडर्डली यूँ लिखते हैं, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन को आप कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, फंक्शन को आप स्मॉल एफ से, और इनकम को हम कैपिटल वाई से शो करते हैं। ऑल्दो इसके स्पेलिंग में कैपिटल आई आ रहा है, लेकिन हम इसको कैपिटल वाई से शो करेंगे। और ये रिलेशनशिप क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? हमने इसको यूँ क्यों लिखा है? कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, इस बात का मतलब क्या है? Functional relation refers to the effect of independent variable on the dependent variable. Y is independent variable, मतलब income जो है ये independent variable और consumption जो है ये आपकी dependent variable है। इस functional form का मतलब ये है कि इन दोनों में क्या relationship है, कौन किसको affect करता है और कौन किस पे depend करता है। वो ये कहता है कि जो income है ये independent है और consumption जो है ये dependent है। consumption किस पे depend करेगी? consumption income पे depend करेगी और ये इससे पॉजिटिवली रिलेटेड है, इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जिसका क्या मीनिंग है कि अगर इनकम में चेंज आएगा तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, लेकिन किस तरह से चेंज आएगा? अगर इनकम इंक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगी, अगर इनकम डिक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज़ होगी। तो जब दोनों वेरिएबल्स एक वक्त में एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, या हम इसको बोलते हैं कि इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्योंकि इनकम जो है ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए पहले इनकम चेंज होगी और उसके बाद जो है कंजम्पशन चेंज होगी। इनकम जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, वो असरअंदाज हो रही है कंजम्पशन पर। ठीक है जी। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन? देर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन। कंजम्पशन जो है उसके दो कंपोनेंट हैं। कंजम्पशन को आप सी से शो करेंगे और उसके दो कंपोनेंट, एक जो है उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं और दूसरे को इंड्यूस कंजम्पशन बोलते हैं। जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है इसको हम कैपिटल सी नॉट से शो करते हैं और स्मॉल कंजम्पशन को हम स्मॉल सी से शो करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? वो कंजम्पशन जो इनकम पर डिपेंड नहीं करती, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन इनकम। और इंड्यूस कंजम्पशन वो है जो इनकम से रिलेट करती है, जो इनकम पर डिपेंड करती है। सो इसका मतलब है कि अगर हमने टोटल कंजम्पशन देखनी है अपनी, कि हमारी टोटल कंजम्पशन क्या है, तो टोटल कंजम्पशन हमारी हो जाएगी ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन क्योंकि वाई से रिलेट करती है इसलिए हम इसके साथ कैपिटल वाई लिखते हैं, और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसका इनकम के साथ, इसलिए ये जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें हम ये प्लस का साइन लगा रहे हैं, क्योंकि आपका कंजम्पशन और इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ से शो हो रहा है। सी नॉट वही ऑटोनोमस कंजम्पशन और स्मॉल सी इंड्यूस कंजम्पशन। अगेन ऑटोनोमस कंजम्पशन कैसी कंजम्पशन है? जो इनकम पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है तब भी आपको कुछ ना कुछ अखराजात करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ मनी जो है वो स्पेंड करनी पड़ती है। जैसे कि अब आपने डेली रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर ज़िंदा रहने के लिए आपने खाना तो खाना है, तो वो इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपकी इनकम ज़ीरो भी है तो आपने वो खर्चा करना है। जिन लोगों की इनकम नहीं है, जो लोग जॉब नहीं करते, जिनकी इनकम नहीं है, सैलरी नहीं है, तो क्या वो खाना नहीं खाते? वो खाना खाते हैं। तो वो जो खाने पे खर्च कर रहे हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उसको आप सी नोट से शो करते हैं। सो सी नोट जो है ये कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ज़ीरो होने का मतलब है कि आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, और ऐसा तो होता ही नहीं है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी कंज्यूम ना करें, हमें डेली खाना तो खाना पड़ता है। इसी तरह से इंड्यूस कंजम्पशन क्या है? वो कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड करती है। अगर इनकम है तो आप इसको कंज्यूम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। इनकम अगर ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, इनकम अगर कम है तो आपकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। सो ये वही वाली इनकम है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि ये पॉजिटिवली रिलेटेड होंगे। अगर इनकम ज़ीरो है तो ये कंजम्पशन भी ज़ीरो हो जाएगी। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंजम्पशन। अब ये ज़ीरो होने का क्या मतलब है? आपका जो इसको स्मॉल सी से आप डिनोट करते हैं, तो ये कभी ज़ीरो नहीं होगी। और क्या आपकी कंजम्पशन जो है ये कभी वन भी नहीं होगी। वन होने का मतलब क्या है? वन होने का मतलब है कि आपकी जितनी इनकम थी, आपकी जितनी इनकम है उतनी की उतनी सारी की सारी आपने स्पेंड कर दी। या आपकी इनकम ज़ीरो है, आपकी इनकम ज़ीरो है तो आपकी कंजम्पशन भी ज़ीरो है। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगर हमने इनकी फॉर्मली डेफिनेशन लिखनी हो, हम एग्ज़ाम्स में अगर ये आ जाए तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन की, दे रिप्रेजेंट दोज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
विच आर मेड ऑन ज़ीरो इनकम, जो हमें ज़ीरो इनकम पर भी करने पड़ते हैं, उस अखराजात को हम ऑटोनमस कंजम्पशन बोलेंगे. इन अदर वर्ड्स, द कंजम्पशन विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इनकम इज़ कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन, डिनोटेड बाय सी नोट. इंड्यूस कंजम्पशन स्मॉल सी से इसको शो करेंगे. कंजम्पशन विच डिपेंड्स अपॉन इनकम इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ये वही वाली कंजम्पशन है जो इनकम पर डिपेंड कर रही है. देन इसकी एक अदर डेफिनेशन आप लिखेंगे. दे रिप्रेजेंट दोज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच गोज़ ऑन इंक्रीज अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इनकम. हेयर सी ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये जो स्मॉल सी आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इसको आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं, जिसको आगे फर्दर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. इट्स वैल्यूज़ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन वन. जैसे कि अभी मैंने पीछे इसका जिक्र किया कि इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी. देन नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रुझान होना, इंक्लिनेशन होना, कि हमारा जो कंजम्पशन है उसका इंक्लिनेशन क्या, उसका रुझान क्या, हम किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं. इसी बात को अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंजम्पशन. सो there are two main types or the two main propensity to consume. Number one is average propensity to consume. इसका A, P और C. इसके फर्स्ट लेटर आप ले लेंगे तो इसको आप किस तरह से डोनेट करेंगे, APC से डोनेट करेंगे. एंड द अदर वन इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसका M ले लेंगे, इसका P ले लेंगे और इसका C ले लेंगे. तो आप इसको डिनोट करेंगे MPC से. इनकी देखते हैं डेफिनेशन क्या है एवरेज की और मार्जिनल की. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, if we divide consumption by income we get APC, or it is the ratio of consumption to income is called APC. ये consumption और income की रेशियो है. अगर मैं income को डिवाइड कर consumption को डिवाइड कर दूँ income से तो मेरे पास APC आ जाएगा. इसका मीनिंग क्या है, हमें डेफिनेशन तो पता चल गई, लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग. इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी इनकम है और ये मेरी कंजम्पशन है, ये इनकम मेरी कंजम्पशन है, मेरी इनकम है 100 और ये मैंने उसमें से 80 रुपीज़ कंज्यूम कर दी हैं, तो मैंने ये देखना है कि मैंने अपनी इनकम में से कितने परसेंट, कितने फ़ीसद जो है मैं वो कंज्यूम कर देती हूँ. ये जो 80 है इस इनकम का कितने परसेंट है, कितने फ़ीसद है, तो ये उसकी रेशियो है कि आप अपनी इनकम में से कितना पोर्शन जो है वो आप उसका कंज्यूम कर देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड APC एवरेजली. और यहाँ पर ये वाला C कौन सा है, ये वही C है जो कि हमने बात की कि जिसमें आपके ऑटोनमस और इंड्यूस दोनों शामिल हैं. इस तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इफ़ वी डिवाइड चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम वी गेट MPC. इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम. APC और MPC का जो फार्मूला है वो सेम होता है. जस्ट ये है, आप याद रखने के लिए यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने, यहाँ पर C है तो यहाँ पर भी C, और दोनों जो है वो Y से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन MPC में आप इनके साथ डेल्टा लगा देते हैं. डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, डेल्टा जो है वो चेंज को शो करता है. अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मेरी इनकम थी 100 और मेरी कंजम्पशन थी 80. अब अगर मेरी इनकम में इंक्रीज़ हो गया, वो 200 हो गई है, और मेरी जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज़ हो गई. मेरी इनकम जो है, मैं ये कहती हूँ कि जब 200 था तो मैं उसमें से 100 जो है वो कंज्यूम करने लगी हूँ. तो आपकी इनकम में इंक्रीज़ से आपकी कंजम्पशन सेम नहीं रही. इनकम में इंक्रीज़ से कंजम्पशन में भी इंक्रीज़ आया है. तो ये इसमें कितना चेंज आया है, इसमें 100 का चेंज आया है, लेकिन आपकी कंजम्पशन में कितनी वैल्यू का चेंज आया, 20 वैल्यू का. तो जो इंक्रीज़ आया, वो जो एक नया आपके पास नोट आया 100 का, आप उसमें से कितने पैसे खर्च कर रहे हो, तो उसकी परसेंटेज क्या है कि जो इंक्रीज़ आया उसमें से आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, उसको आप MPC कहते हैं. अगेन इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम. आपने नए पैसों में से, जो नया नोट आपको मिला, उसमें से कितने पैसे खर्च कर दिए हैं. अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप MPC कहेंगे. ठीक है जी. देन हमारे पास आ जाता है केन्जियन सेविंग फंक्शन. केन्जियन सेविंग फंक्शन क्या है, वो अगेन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेविंग फंक्शन इज़ सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम. जो सेविंग है वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, इनकम पे डिपेंड कर रही है. आप इनकी एब्रीविएशन फॉर्म यूँ लिखेंगे, देन इनकम इंक्रीज़ कर रही है तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज़ कर रही है. अगर इनकम कम है तो आप सेव भी कम करेंगे. ज़ाहिर बात है, पैसे ज़्यादा है तो ज़्यादा सेव कर सकते हैं, पैसे ही नहीं है तो हम सेव कैसे कर सकते हैं, तो हमारी सेविंग्स भी कम होंगी. देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेविंग. सेविंग के क्या कंपोनेंट हैं, इसकी क्या टाइप्स हैं, तो आप इसको बता सकते हैं कि जो सेविंग्स हैं वो भी ऑटोनोमस सेविंग्स हैं और इंड्यूस सेविंग है.
ऑटोनोमस सेविंग को हम माइनस एस नॉट से शो करेंगे और जो इंड्यूस्ड सेविंग है इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये वही वाली इंड्यूस्ड सेविंग है जो इनकम का फंक्शन है, जो इनकम पे डिपेंड करेगी। अगर इनकम होगी तो हम सेव करेंगे, अगर इनकम नहीं है तो हम सेव नहीं करेंगे। इसलिए आप इसके साथ यहाँ पर वाई भी लिख सकते हैं। और ऑटोनोमस सेविंग्स क्या है? ऑटोनोमस सेविंग्स वो हैं जो इनकम पर डिपेंड नहीं करती। इनके साथ माइनस का साइन आ जाता है, इसलिए इसको हम डिस सेविंग्स भी कहते हैं। मतलब कि जब आप अपनी इनकम, अपनी सेविंग्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो उसको आप डिस सेविंग्स भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ प्रोपेंसिटी टू सेव। वही वाली बात कि इसका रुझान क्या है, कितनी टाइप के हमारे पास सेविंग्स हो सकती हैं और टाइप्स ऑफ सेविंग्स क्या हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो मेनली हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है एवरेज और एक होती है मार्जिनल। जब एवरेज पढ़ेंगे तो ये बन जाएगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल बन जाएगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको आप APS से डिनोट करेंगे और इसको MPS से हम डिनोट करेंगे। जैसे आपने सेविंग्स में कंजम्पशन में पढ़ा, इसी तरह से सेविंग्स में भी सेम है, इनकी डेफिनेशन सेम है। जस्ट डिफरेंस क्या आएगा कि वहाँ पर आप कंजम्पशन का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेविंग का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? इफ़ वी डिवाइड सेविंग्स बाय इनकम वी गेट APS और इट इज़ द रेशो ऑफ सेविंग टू इनकम इज़ कॉल्ड APS। ये इसका फॉर्मूला आ गया। जब आप सेविंग को डिवाइड कर देते हैं इनकम से तो ये आपके पास बन जाएगा APS। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग वही है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 100 है तो आपने उसमें से 20 सेव कर दिए थे, और मैंने पीछे एग्जांपल ली थी कि मैंने कंज्यूम कर दिए थे 80, तो मेरी टोटल इनकम जो है वो 100 है, जिसमें से 80 मैंने कंज्यूम कर दिए हैं। अगर मैंने इसमें से 80 कंज्यूम कर दिए हैं तो मैंने कितने सेव किए हैं? मैंने 20 सेव किए हैं। तो आप अपनी टोटल इनकम में से कितने % आप सेव कर देते हैं, उनकी एवरेज क्या है, तो वो आप APS से डिनोट करते हैं कि आपने अपनी आमदनी में से इतने % आप तकरीबन सेव करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बताएं कि कितने % आप अपनी इनकम में से सेव कर लेते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है APS का। इनकम को डिवाइड कर देंगे, सेविंग को डिवाइड कर देंगे आप इनकम से। और यहाँ पर ये जो सेविंग्स हैं, ये कौन सी सेविंग्स हैं? वही सेविंग्स जो आपने यहाँ पर पहले पीछे पढ़ी हैं, जिसका एडिशन, जो किसका एडिशन है? माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई का। देन द लास्ट वन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इफ़ वी डिवाइड चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम वी गेट MPS। MPS क्या है हमारे पास? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। ये दो डेफिनेशंस हैं जो उनसे आपने करनी हुई, आप इसकी डेफिनेशन कर लें। अगेन ये क्या है आपके पास? YS और C। हमने कहा कि हमारी इनकम जो है वो 100 थी, हम उसमें से 80 जो है वो कंज्यूम कर रहे थे और 20 जो है वो हम सेव कर रहे थे। तो हमारी इनकम जो है वो चेंज होगी, इनकम जो है वो 200 होगी और मैंने अब इसमें से 100 जो है वो कंज्यूम कर दिया। इनकम में चेंज से मैंने अपनी कंजम्पशन भी चेंज कर दी। तो बाकी पैसों का क्या किया? तो मेरी अब सेविंग्स 20 नहीं रही, बल्कि मेरी सेविंग्स कितनी हो गई? मैंने अब इसमें से 100 जो है वो सेव किया। इसका मतलब है कि ये जो नया नोट मेरे पास आया था, पहले 100 था मेरे पास, अब 200 हो गया, तो वो जो 100 का एक नया नोट आया उसमें से मैंने कितना जो है वो सेव कर लिया है, मैंने उसमें से कितने को बचा लिया है, कितने पैसे उसमें से मैंने खर्च किए हैं। अगेन आप इसके फॉर्मूले में डेल्टा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा जो है वो चेंज को शो करता है, डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा Y, जो कि आपको बताएगा कि आप अपनी जो नया चेंज है, डेल्टा Y मीन्स जो नए पैसे मिले हैं उनमें से कितने % जो है वो आप उसमें से सेव कर देते हैं। ठीक है जी। सो हमने ये सारा क्यों पढ़ा? हमने ये सारा इसलिए पढ़ा कि जो हमारी इनकम होती है, ये एक छोटा सा नोट है कि जो हमारी इनकम है हम उससे दो काम करते हैं। हमारी जो कुल आमदनी होती है हम उसमें से दो काम करते हैं, या तो हम पैसे कुछ कंज्यूम कर देते हैं या हम पैसे सेव कर लेते हैं। तो आपकी इनकम जो है वो किन का सम हुई? इनकम जो है वो सम हुई कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का। कंजम्पशन को आप C से डिनोट कर रहे हैं और सेविंग को आप S से डिनोट कर रहे हैं। तो इनकम की हमारे पास एक ये इक्वेशन बन जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। अगर मेरे पास ये इनकम की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो मैं इससे C डिनोट कर सकती हूँ, मैं इससे C ड्राइव कर सकती हूँ। C को कैसे ड्राइव कर सकते हैं कि मैं C को इधर रखूँ और इस S को उठा के Y में से माइनस कर दूँ। यहाँ पे S पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाके S माइनस का हो जाएगा। तो ये C की मेरे पास इक्वेशन बन गई। अगर आपसे कंजम्पशन पूछा जाता है तो आप ये कंजम्पशन का पीछे जब मैंने आपको करवाया है स्टैंडर्ड फॉर्म, वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ C व्हेन
हम इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दें। इसी तरह से आप सेविंग भी बता सकते हैं कि सेविंग क्या है। जब आप इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमारे पास सेविंग्स आ जाती हैं। और यहाँ पर कौन सी सेविंग की बात करें, ये वाली जो सेविंग्स हैं कौन सी सेविंग्स हैं, ये वाली। और यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो कौन सी कंजम्पशन है, ये वाली कंजम्पशन है। ठीक है जी, आप इस सारे को अच्छी तरह से करेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम APS, APC, MPS और MPC कंजम्पशन और सेविंग इनका टेबल बनाएंगे और फिर हम इनके साथ में कर्व जो है उनको ड्रॉ करेंगे। और देन उसके बाद जब ये सारा काम आ जाएगा देन हम साइकोलॉजिकल लॉ जो है उसकी तरफ जाएंगे। ये सब आने के बाद ही साइकोलॉजिकल लॉ जो है वो हमें समझ आएगा। ऑलराइट गर्ल्स, अल्लाह हाफ़िज़।